हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज अपन बात करेंगे सोइल के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की। देखिएगा, सोइल के बारे में आपको मैं थोड़ी सी बात बता दूं कि मृदा मृदा का सबसे मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों। तो मुख्य कार्य इसका होता है पौधे को सहारा देना। मतलब पौधे को सहारा कौन देती है? मिट्टी देती है। इसके अलावा पौधे को पोषक तत्व कौन उपलब्ध करवाती है? तो वो भी मिट्टी उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा मिट्टी और क्या देती है? पौधे को पोषक तत्व देती है, खाना देती है, पीना देती है। मतलब खाना पीना जितना भी काम है वो कंप्लीट जो कार्य है वो कौन करती है? सोइल करती है। तो आज उसी सोइल के बारे में अपन बात करने वाले हैं दोस्तों। और इसके बारे में आपको बता दूं कि सोइल के बेसिक के बारे में अपन बात नहीं करेंगे, सोइल के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि अपन बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल। मृदा के गुणों की अपन बात करेंगे, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से पार्ट दोस्तों? आपको मैं नाम बता दूं कि फर्स्ट है बायोलॉजिकल, सेकंड है फिजिकल एंड थर्ड है केमिकल। जैविक, भौतिक और रासायनिक गुण, 3 प्रकार के गुण है मृदा में। उन तीनों गुणों की बात करने वाले हैं। तो यहां पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जिसको अपन भौतिक गुण कहते हैं, उसमें कई सारे इसमें सब पार्टिकल्स आते हैं, सब टॉपिक्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सॉइल पोरोसिटी, सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल डेंसिटी, सॉइल टेक्सचर। पोरोसिटी आ गया, इसके अलावा डेंसिटी आ गया, सॉइल कलर, सॉइल टेम्परेचर एंड सॉइल एरिया। दोस्तों भौतिक गुणों की अपन बात करें तो इसमें मृदा कणाकार आता है, मृदा का घनत्व आता है, मृदा की संरचना, मृदा का रंग, मृदा का घनत्व, मृदा का क्षेत्रफल और मृदा का तापमान। आज उस टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है सॉइल डेंसिटी। मृदा घनत्व से दोस्तों काफी सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं और ये वाला टॉपिक थोड़ा सा हार्ड भी है। बच्चों को यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो उन सभी प्रॉब्लम्सों को आज अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सोल डेंसिटी। सोल डेंसिटी को कहते हैं दोस्तों मृदा घनत्व। क्या कहते हैं यहाँ पर? सोल डेंसिटी को कहते हैं मृदा घनत्व कहते हैं। मृदा घनत्व। अब जानकारी के लिए आपको मैं थोड़ी सी बात बता दूं कि मृदा घनत्व की आवश्यकता क्यों पड़ी, मृदा घनत्व क्या होता है और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, उन सभी को अपन स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों जानकारी के लिए आपको मैं थोड़ी सी बात ये बताऊं कि सामान्य यदि मृदा की बात करें, किसकी बात करें? यदि मैं सामान्य मृदा के कणों की बात करूं तो मृदा के कणों पर होता है चार्ज हमेशा कौन सा? नेगेटिव। मृदा पर हमेशा कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज है तो ये किसकी ओर आकर्षित होगा? अट्रैक्टिव होगा। ये पॉजिटिव की ओर अट्रैक्टिव होगा। किसकी ओर? पॉजिटिव की ओर अट्रैक्टिव होगा, राइट। मृदा के कणों पर हमेशा ऋणायन होता है, यह धनायन की ओर आकर्षित होगा। इसलिए हमेशा एक बात का याद रखना कि जितनी ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा दोस्तों, सीईसी उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, पृष्ठ का मतलब ऊपर वाला, तो उसकी धनायन विनिमय क्षमता उतनी क्या होती है? ज्यादा होती है। इसका कारण क्या है कि मृदा पर ऋणायन चार्ज है और वो धनायन की ओर आकर्षित हो रहा है। ठीक है भाई साहब। दूसरे शब्दों में अपन बात करें कि मृदा का घनत्व हमेशा शुष्क मृदा का निकाला जाता है। भाई शुष्क मृदा का ही घनत्व निकाला जाता है। शुष्क मृदा में ठोस भाग भी आ जाता है और अंतरावकाश भी आ जाता है। ठीक है, तो हमेशा शुष्क मृदा का ही घनत्व निकाला जाता है दोस्तों। अब इसको यदि सुखाएंगे तो आपको आवश्यकता पड़ेगी ओवन की, और ओवन का टेम्परेचर होता है 107 डिग्री सेल्सियस। शुष्क मृदा का घनत्व निकाला जाता है, मृदा को सुखाना है तो ओवन की आवश्यकता पड़ेगी, और उस ओवन का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 107 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं कि डेंसिटी बराबर क्या होता है। घनत्व बराबर होता है भार बटे आयतन। क्या होता है भाई? भार बटे आयतन, या अपन कह सकते हैं मास बटे वॉल्यूम। क्या कह सकते हैं इसको? मास बटे वॉल्यूम। मास का मतलब होता है द्रव्यमान। क्या होता है भाई? द्रव्यमान। मास बटे वॉल्यूम, मास का मतलब होता है दोस्तों द्रव्यमान। यहां पर यदि मैं मास की बात करूं ना दोस्तों, किसकी बात करें? मास की, तो मास में आता है सॉलिड पार्ट। कौन सा आता है दोस्तों? सॉलिड पार्ट। और इसमें आता है टोटल पार्ट। बात को समझ गए क्या? टोटल वॉल्यूम में आता है टोटल पार्ट, लेकिन मास में कौन सा आता है? सॉलिड पार्ट, केवल ठोस भाग आएगा। तो मृदा के कणों का भार, उसका आयतन, भार और आयतन को मिलाकर यदि अपन एक शब्द में कहें तो उसको कहते हैं मृदा का घनत्व। अब दोस्तों मृदा के घनत्व की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है
कि मृदा में कण घनत्व होता है, मतलब कण भी होता है, रंध्रावकाश भी होता है, मतलब कण घनत्व और स्थूल घनत्व। स्थूल घनत्व में ठोस और रंध्र दोनों आते हैं, लेकिन कण घनत्व में केवल कण आता है, जिसको अपन कहते हैं ठोस भाग। दोबारा से समझने इस बात को कि मृदा में ठोस भाग होता है और मृदा में रंध्रावकाश होता है। यदि दोनों को एक साथ ज्ञात करना है, दोनों इकाइयों को यदि एक साथ ज्ञात करना है, तो उसके लिए आवश्यकता पड़ती है सोल डेंसिटी की, मृदा घनत्व की। उम्मीद बैठ गया होगा। अब ये होता क्या है, तो इसको देखिएगा। रंध्रावकाश यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। रंध्रावकाश को कहते हैं दोस्त पोरोसिटी। क्या कहते हैं? पोरोसिटी, या फिर कहते हैं पोर स्पेस। क्या कहते हैं भाई? पोर स्पेस। मतलब ये हुआ कि मृदा के जो ठोस कण है, आपको दिख रहा है डायग्राम में, मृदा के ठोस कणों के बीच में ये जो खाली जगह है ना, ये रिक्त स्थान, ये वाला, ये रिक्त स्थान, इसी को अपन क्या कहते हैं? इसी को अपन कहते हैं रंध्रावकाश। जिनमें क्या भरा होता है भाई? जिनमें होता है वाटर एंड एयर। क्या होता है दोस्त? जिनमें वाटर एंड एयर। रंध्रावकाश में जल और वायु भरी होती है। ध्यान रखना, कभी भी जल और वायु दोनों इक्वल नहीं होती। यदि जल ज्यादा है तो वायु कम होगी, वायु ज्यादा है तो जल हमेशा कम रहेगा, ठीक है। और रंध्रावकाश में टोटल भाग का 30 to 60%, मृदा में कुल भाग का 30 to 60% जो भाग है दोस्तों, वो पोरोसिटी का होता है, जिनमें वाटर एंड एयर होती है, राइट। इसके अपन आगे पूर्ण विशेषता, पूर्ण इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी वर्गीकरण, जो भी इसका विस्तार है, वो अपन आगे देखने वाले हैं। चलेगा, अपन देखते हैं यहाँ पर कि पोरोसिटी क्या होती है। सोल डेंसिटी में 50% किसका है और 50% किसका है। अब यहां पर इसको जानने के लिए अपन ने यहां पर थोड़ा सा सहारा लिया है कंपोजिशन ऑफ सॉइल, मतलब मृदा का संगठन। यहां पर 50% भाग अलग होगा और बाकी 50% पार्ट क्या होगा, इसमें अलग होगा। 50% में क्या है दोस्तों? ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल्स पार्ट। मतलब ये कैसा है? ये सॉलिड पार्ट है। ये कैसा है दोस्त? यहां पर सॉलिड पार्ट, मतलब ठोस भाग है। बाकी 50% में क्या है? 25% वाटर एंड 25% एयर। मतलब ये क्या है दोस्तों? यहां पर पोरोसिटी, मतलब इसको कहते हैं रंध्रावकाश, ठीक है भाई। क्या कहते हैं इसको? रंध्रावकाश। अब इसको गौर से देखना, 50% भाग है रंध्रावकाश और 50% भाग क्या है? यहां पर ठोस भाग, ठीक है। अब यदि कण घनत्व और स्थूल घनत्व, इसके दो भाग है। यदि कण घनत्व ज्ञात करना है तो यहां पर किसकी आवश्यकता नहीं है? इस वाले पार्ट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कण कैसा है? केवल ठोस भाग है। और यदि स्थूल घनत्व को निकालना है, मतलब स्थूल घनत्व में कण भी आ रहा है, मतलब ठोस भी आ रहा है, और रंध्रावकाश, तो संपूर्ण इसका अपने को वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। उम्मीद है बैठ गया होगा। यदि केवल कण घनत्व ज्ञात करना है तो 50%, जिसमें कार्बनिक पदार्थ और मिनरल्स मैटर आ रहा है। लेकिन स्थूल घनत्व यदि ज्ञात करना है तो उसमें कंप्लीट इस डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि रंध्रावकाश 50% है और 50% क्या है? यहाँ पर ठोस भाग है, तो दोनों यहाँ पर काम आने वाले हैं, ठीक है दोस्त। चलेगा, आगे बात करते हैं। रंध्र सोल डेंसिटी को किससे ज्ञात करते हैं? तो दोस्त यहाँ पर पिक्नोमीटर से करते हैं। किससे ज्ञात करते हैं भाई? पिक्नोमीटर से ज्ञात करते हैं। और इसके अलावा एक आती है आरडी बोतल। क्या आती है भाई? आरडी बोतल, मतलब रियल डेंसिटी बोतल। मतलब पिक्नोमीटर और आरडी बोतल के द्वारा मृदा के घनत्व को ज्ञात किया जाता है। ओके सर, नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेंसिटी। इसकी बात करते हैं दोस्तों, और यहां पर आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी यूनिट क्या क्या रहने वाली है। तो सोल डेंसिटी की यूनिट की यदि अपन बात करें तो देखिएगा, ग्राम पर सीसी, या इसके अलावा ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब, या इसके अलावा क्यूबिक, क्यूबिक पर सेंटीमीटर, या इसके अलावा मेगाग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब, या पॉन्ड, ग्राम पर सेंटीमीटर आ गया। ये इसके अलावा पौंड पर एफटी क्यूबी लेते हैं। ये इसकी सब कंप्लीट इसकी क्या है? यूनिट है। चलेगा, अपन बात करते हैं यहां पर दोनों में कंपैरिजन देखते हैं। पार्टिकल डेंसिटी को कहते हैं दोस्त यहां पर कण घनत्व। क्या कहते हैं भाई? कण घनत्व, जिसको अपन शॉर्ट में क्या कहते हैं? पीडी। बल्क डेंसिटी को कहते हैं स्थूल घनत्व। क्या कहते हैं भाई? स्थूल घनत्व, शॉर्ट में कहते हैं इसको पीडी। देखो, यदि दोनों का कंपैरिजन आपके बैठ गया ना, कंपैरिजन आपको बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन का मामला ज्यादा रहता है। तो दोनों को देखिएगा, एक साथ आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। अब देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है? कण घनत्व। कण मतलब मिट्टी का कण हो सकता है, चट्टान का कण हो सकता है, सॉलिड पार्ट है। कण में केवल कण है, और कण कैसा है? ठोस भाग है। कण कैसा है? केवल ठोस भाग है, उसमें कोई रंध्रावकाश नहीं है, तो इसमें क्या आएगा? केवल ठोस भाग।
क्या आएगा इसमें? केवल ठोस भाग। लेकिन इसमें बल्क डेंसिटी मतलब स्थूल घनत्व, इसमें ठोस भी है और रंध्रावकाश भी है, तो इसमें ठोस भाग प्लस रंध्रावकाश। बैठ गया ना? मतलब इसमें केवल ठोस भाग आता है, सॉलिड पार्ट आता है कण घनत्व में, लेकिन स्थूल घनत्व में कौन सा आ रहा है? यहां पर कण और ठोस भाग और रंध्रावकाश दोनों आ रहे हैं। चलेगा, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट कहता है घनत्व। भाई इसका घनत्व क्या होता है? कम, लेकिन इसका क्या होता है? अधिक। क्यों? क्योंकि इसमें रंध्रावकाश और ठोस दोनों आ रहे हैं, इसमें केवल ठोस भाग आ रहा है। ओके साहब। थर्ड बात करते हैं यहां पर पैतृक पदार्थ की। किसकी बात करते हैं? पैतृक पदार्थ की। तो पैतृक पदार्थ का इस पर अधिक प्रभाव पड़ेगा, इस पर प्रभाव अधिक, और इस पर थोड़ा, इस पर भी पड़ेगा, लेकिन इस पर क्या पड़ेगा? कम पड़ेगा। पैतृक पदार्थ क्या होता है? पैतृक पदार्थ होता है दोस्तों पेरेंट मेटेरियल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, मतलब बड़ी चट्टान थी, चट्टान छोटे रूप में टूटती है, उससे पैतृक पदार्थ बनता है। पैतृक पदार्थ से मिट्टी बनती है। मतलब मिट्टी के माँ बाप कौन है? मिट्टी के फादर कौन है? मिट्टी की मदर कौन है? पैतृक पदार्थ, पेरेंट मैटर। और पेरेंट मैटर से ही क्या बनती है? यहां पर सोइल का फॉर्मेशन होता है। तो सोइल बनने से पहले पेरेंट मेटेरियल था। पेरेंट मैटर कैसा है? सॉलिड पार्ट है। तो सॉलिड पार्ट है तो वो किस में आएगा? कण में आएगा। मतलब सॉलिड पार्ट में पोरोसिटी नहीं है, वहां पर रंध्रावकाश बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो पैतृक पदार्थ का अधिक प्रभाव पड़ने वाला है कण घनत्व पर, बिकॉज यहां पर सॉलिड पार्ट है। ओके, नंबर 4 टिलेज की बात करते हैं। टिलेज मतलब भूपृष्ठकण। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इस पर प्रभाव पड़ेगा। कैसे पड़ेगा वो देखना। भूपृष्ठकण करने से मृदा की संरचना में होता है दोष सुधार। भूपृष्ठकण करने से मृदा की संरचना में सुधार होता है, तो कण पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन मृदा में यदि संरचना में सुधार हो रहा है तो वहां पर रंध्रों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। अरे भाई संरचना में सुधार होगा तो वहां पर मृदा में रंध्रावकाश की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। तो भूपृष्ठकण करने से कण घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन स्थूल घनत्व पर पूरा का पूरा प्रभाव पड़ेगा। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं। घनत्व आ गया, ठीक है। इसमें केवल ठोस भाग आता है, टिलेज आ गया, घनत्व, पैतृक पदार्थ आ गया, कणाकार, ठीक है। अब बात करते हैं वैल्यू की। तो भाई कण घनत्व में केवल कण का भाग आ रहा है, तो 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब, और इसमें कितना आएगा? 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। भाई ठोस भाग में केवल कण है, कण घनत्व केवल कण है, केवल सिंगल है, तो इसका पूरा भाग आएगा। कण घनत्व में केवल कण ही है, रंध्रावकाश नहीं है, तो भाई साहब पूरा का पूरा भाग आएगा। लेकिन स्थूल घनत्व में दो है, कण है और रंध्रावकाश है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आधी। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है दोस्त जैसे कि पार्टिकल डेंसिटी की वैल्यू क्या है, तो 2.65, और बल्क डेंसिटी जिसकी वैल्यू क्या है? 1.33। मतलब पार्टिकल मतलब केवल ठोस भाग है तो ज्यादा मान रहेगा, और बल्क डेंसिटी मतलब कम है तो इसमें क्या रहने वाला है? कम रहने वाला है। ठीक है भाई, तो इसको मैंने डिफरेंट बता दिया इनमें। सबसे पहले बात करते हैं पार्टिकल डेंसिटी, जिसको अपन कहते हैं पीडी। इसके अलावा इसको कहते हैं वास्तविक या सापेक्ष। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? यहाँ वास्तविक या सापेक्ष, इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट या रियल, रियल डेंसिटी। क्या कहते हैं भाई इसको? रियल डेंसिटी। दोस्तों पार्टिकल डेंसिटी इज ट्रू डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी इज ए ट्रू डेंसिटी बिकॉज यहां पर इसमें केवल सॉलिड पार्ट आता है, पोरोसिटी नहीं आती, इसलिए ये अपने आप में ईमानदार है, सत्य है कि भाई साहब मैं सिंगल हूं तभी तो मिंगल हूं, सिंगल हूं तभी तो मिंगल हूं। मतलब मेरे पास केवल ठोस भाग है, मेरे पास रंध्रावकाश नहीं है, इसलिए मैं अपने आप में ईमानदार हूं। चलेगा, बात करते हैं। यहां पर सबसे ज्यादा पीडी सैंड की है, और सबसे कम, सॉरी सबसे अधिक तो किसकी है? सबसे अधिक तो है क्ले की, और सबसे कम पीडी का मान है किसमें? सैंड का। सैंड को कहते हैं दोस्तों अपन बालू। क्या कहते हैं? बालू। तो ध्यान रखना दोस्त, बालू का सबसे ज्यादा क्यू है, क्योंकि इसमें क्या आता है? केवल इसमें ठोस भाग आता है। क्या आता है इसमें? केवल ठोस भाग। लेकिन क्ले में ठोस और रंध्रावकाश दोनों है। ठीक है भाई, बस इसी का खेल है, रंध्रावकाश का पूरा खेल है दोस्तों, आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए। तो बालू की पीडी सबसे कम है,
क्योंकि वहां पर केवल ठोस भाग है, रंध्रावकाश एब्सेंट है। लेकिन कले में पीडी का मान सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि ठोस भाग के साथ में वहां पर रंध्रावकाश भी ज्यादा है। ठीक है मेरे दोस्त। और यदि अपन पार्टिकल डेंसिटी में यदि टिलेज की क्रिया करते हैं, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये मैंने आपको बता दिया है लास्ट टाइम। बात करते हैं बल्क डेंसिटी, इसको कहते हैं बीडी। क्या कहते हैं भाई? इसको बीडी। और इसके अलावा इसको अपन कहते हैं आभासी घनत्व। दोस्तों ये वाला लेक्चर है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, कभी आप शेयर ना करो, ठीक है ना। अब बात करते हैं बल्क डेंसिटी में बीडी। बीडी में क्या क्या आता है भाई? इसमें आपको मैंने बता दिया, ठोस और रंध्रावकाश दोनों आते हैं। ठोस और रंध्रावकाश दोनों आते हैं। तो देखो यहां पर कले में सबसे कम है और सैंड की क्या है? बीडी सबसे अधिक है। क्या है भाई? सबसे अधिक। क्योंकि कले में रंध्रावकाश ज्यादा है इसलिए इसका मान सबसे कम हो गया, और ठोस भाग सैंड में है इसलिए सैंड की बीडी क्या होगी? सबसे ज्यादा। या मैं कहूं कि एक शब्द में कि भार इसमें क्या है? ज्यादा, और इसमें भार क्या है? कम। भार क्या है? इसमें कम है, राइट। लेकिन रंध्रावकाश क्या है? इसमें ज्यादा, इसमें रंध्रावकाश क्या है? कम। बैठ गए ना मेरी बात? दोबारा से देखना, ये वजन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वजन की। तो बालू मिट्टी के कण का वजन क्या होता है? ज्यादा होता है। लेकिन कले के मिट्टी के कणों का आकार छोटा होता है और वजन भी कम होता है। वहां पर रंध्रावकाश आपको ज्यादा मिलेगा, लेकिन जो बालू मिट्टी है उसमें रंध्रावकाश कम मिलेगा। तो वजन वहां पर क्या है? मतलब रंध्रावकाश कम है लेकिन कण का भार ज्यादा है, तो सैंड का हो गया। क्ले में कण का भार कम है लेकिन रंध्रावकाश ज्यादा है। अब रंध्रावकाश क्या है? वायु। वायु में कोई वजन थोड़ी होता है। ठीक है दोस्त, अब बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से आते हैं तो देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट आता है टिलेज। यदि आप भूपरिष्करण की क्रिया करते हैं, टिलेज की क्रिया करते हैं, तो स्थूल घनत्व क्या होता है? कम। गौर से समझना दोस्तों, यदि आप भूपरिष्करण की क्रिया करते हैं तो स्थूल घनत्व होता है कम। कम क्यों होता है? क्योंकि स्थूल घनत्व भूपरिष्करण की क्रिया करते हैं तो मृदा की संरचना में सुधार होता है। मृदा की संरचना में सुधार होता है तो वहां पर रंध्रावकाश बढ़ेगा। कण घनत्व से कोई मतलब नहीं है हमें, ठोस भाग से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है तो वो रंध्रावकाश से है। यदि रंध्रावकाश ज्यादा बढ़ रहा है तो जलदान क्षमता ज्यादा बढ़ेगी। जलदान क्षमता ज्यादा है तो मृदा में वायु संचार अच्छा होगा और वहां पर मृदा उर्वर होगी, उत्पादन अच्छा होने वाला है, राइट। तो बीडी क्या होगी दोस्त? कम होगी। दोबारा से सुनना, भूपरिष्करण करते हैं तो मृदा की संरचना में सुधार होता है। मृदा की संरचना में सुधार होता है तो रंध्रावकाश की संख्या लगातार वहां पर बढ़ रही है, राइट। तो यहां पर बीडी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है साहब। सेकंड बात करते हैं पडलिंग। सेकंड क्या आता है दोस्त? यहां पर पडलिंग। पडलिंग मतलब इसमें मिट्टी और पानी को मिक्स करते हैं, मतलब गारा तैयार करते हैं। पडलिंग का उद्देश्य है खरपतवार को नष्ट करना, इसके अलावा मृदा में नमी को बनाए रखना। तो पडलिंग अपन धान में सबसे ज्यादा करते हैं। धान में क्यों करते हैं? क्योंकि धान में लगातार हमने वहां पर पानी को रोके रखना है, मतलब 5 से 7 सेंटीमीटर उस खेत में पानी हमेशा भरा रहना चाहिए। उसके लिए अपन पडलिंग की क्रिया करते हैं, मतलब पानी और मिट्टी को मिक्स करते हैं, गारा तैयार करते हैं। ठीक है भाई, सॉरी। तो पडलिंग की क्रिया करेंगे तो स्थूल घनत्व बढ़ता है। अब अच्छा, मामला उल्टा हो गया। टिलेज कर रहे हैं तो स्थूल घनत्व कम था, लेकिन पडलिंग करते हैं तो स्थूल घनत्व ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि मिट्टी और पानी को हमने मिक्स किया। इसका मतलब जो रंध्रावकाश थे ना, उन रंध्रावकाश में क्या भर गया? वहां पर पानी भर गया। क्या भर गया दोस्त? वहां पर पानी भर गया। पानी भर गया तो रंध्रावकाश में अब जगह नहीं मिलेगी, जो था वो कंप्लीट हो गया, इसलिए स्थूल घनत्व बढ़ गया, रंध्रावकाश थोड़ा कम हो गया, राइट। फिर बात करते हैं कि भाई साहब किसी भी मृदा में आप ऑर्गेनिक मैटर और क्ले मिलाते हैं तो उसकी बल्क डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये लो जी, फिर वही, आप बालू मिट्टी में यदि कार्बनिक पदार्थ मिलाएंगे तो भाई उसकी संरचना में सुधार होगा कि नहीं होगा? कि मुझे तो पहले यह आंसर बताओ भाई। संरचना में सुधार होगा। संरचना में यदि सुधार हो रहा है तो कार्बनिक पदार्थ मिलाया, कार्बनिक पदार्थ मिलाया मतलब संरचना में सुधार हुआ, संरचना में सुधार हुआ मतलब रंध्रावकाश की संख्या बढ़ती है। तो अपन किसी भी मिट्टी में FIM वगैरह या फिर ऑर्गेनिक मैटर वगैरह क्यों डालते हैं? ताकि वहां पर रंध्रावकाश बढ़े। रंध्रावकाश बढ़ेगा तो जलदान क्षमता भी बढ़ेगी। जलदान क्षमता बढ़ती है तो वायु का संचार अच्छा होता है, उत्पादन अच्छा होगा, मृदा भी उर्वर रहने वाली है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर जैसे जैसे बीडी कम होती है, देखिएगा, जैसे जैसे बीडी कम होती है वैसे वैसे यहां पर रंध्रावकाश क्या होता है? बढ़ता है। अच्छा जी, बीडी कम क्यों हुई?
क्योंकि भाई साहब ऑर्गेनिक मैटर वगैरह मिला दिया ना, तो वहां पर रंध्रावकाश क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। दोबारा से सुनिएगा, जैसे जैसे बीडी का मान कम होता है रंध्रावकाश की संख्या बढ़ती है, रंध्रावकाश बढ़ता है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब जलधारण क्षमता भी बढ़ती है, जलधारण क्षमता बढ़ती है तो वायु का संचार अच्छा होगा, वायु का संचार अच्छा होता है तो वहां पर लगातार मृदा उर्वर रहेगी, और लगातार मृदा उर्वर है तो जो भी फसल बोएंगे उसका प्रोडक्शन, उसका उत्पादन, उसकी यील्ड अच्छी होने वाली है। ठीक है मेरे दोस्त, सारे के सारे इसी से लिंक करते हैं, तभी तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलेगा नेक्स्ट। फिर बात करते हैं कि जैसे जैसे यदि मृदा की गहराई में जाते हैं तो वहां पर रंध्रावकाश घटता है लेकिन बीडी का मान बढ़ता है। यदि मृदा की डेप्थ में जाएंगे तो ऑर्गेनिक मैटर कम मिलेगा। जैसे बी सेंसर में जाएंगे तो वहां पर बी बेस होता है, वहां पर लवण होता है। सी सेंसर में जाते तो चट्टाने मिलती है, डी और आर सेंसर में जाते तो फिर रॉक्स मिलती है। तो जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे ऑर्गेनिक मैटर कम होता है, ऑर्गेनिक मैटर कम है मतलब रंध्रावकाश कम है, इसका मतलब वहां पर सॉलिड पार्ट धीरे धीरे नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा, क्योंकि नीचे जाएंगे तो चट्टाने आ गई। चट्टाने कैसी है, सॉलिड पार्ट है, मतलब वहां पर रंध्रावकाश नहीं। तो जैसे जैसे गहराई में जाएंगे रंध्रावकाश कम होगा लेकिन बीडी का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब वहां पर सॉलिड पार्ट ठोस भाग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है दोस्त, ओके नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहां पर पता चलता है कि जो बीडी थी ना, बीडी और एक थी पीडी। तो भाई बीडी का प्रयोग तो करते हैं अपन कृषि में, और पीडी का प्रयोग करते हैं घर या फिर जो कंस्ट्रक्शन वगैरह बनाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर ठोस और रंध्रावकाश दोनों आए हैं, और इसमें केवल क्या आया, केवल ठोस भाग आया है। तो भाई कृषि के लिए अपने को रंध्र भी तो चाहिए, क्योंकि वायु का संचार और जल का भी वहां पर आवागमन होना चाहिए, तभी तो कृषि होगी। वहां पर भाई जल चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन वगैरह चाहिए। तो बल्क डेंसिटी मतलब स्थूल घनत्व का प्रयोग अपन कृषि में करते हैं, एग्रीकल्चर में करते हैं, लेकिन पार्टिकल डेंसिटी मतलब ठोस भाग का, कण घनत्व का अपन केवल किस में करते हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह में करते हैं, राइट। अब बात करते हैं सोइल पोरोसिटी की, जिसको अपन क्या कहते हैं, रंध्रावकाश, या क्या कहते हैं, रंध्रावकाश, या इसको अपन पोर स्पेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, पोर स्पेस। ठीक है, पोर स्पेस मतलब मृदा के जो ठोस कण होते हैं ना, कणों के बीच में काफी सारी जगह होती है। उस जगह में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मिट्टी के कण है, ये क्या है दोस्त, यहाँ पर मिट्टी के कण है। अब इन मिट्टी के कणों के बीच में आपको ये जो खाली जगह दिख रही है ना, ये खाली जगह, ये क्या होती है, पोरोसिटी। इसमें क्या होता है, वाटर एंड एयर। क्या होता है, वाटर एंड एयर, जो कुल भाग का 30 to 60% भाग बनाते हैं। मतलब टोटल जो 100% भाग है ना, उस 100 में से 30 से 60% भाग केवल कौन बनाएंगे, वहां पर केवल बनाएंगे ये रंध्रावकाश, जिनमें जल और वायु भरी होती है। यदि जल ज्यादा है तो वायु कम होती है, वायु ज्यादा है तो जल हमेशा कम होते हैं, कभी भी इक्वल नहीं होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने मकान के सामने टंकी होती है पानी की, जहां पर अपन कपड़े धोते हैं, पशुओं को नहलाते हैं, अपन भी नहाते हैं। ठीक है, जो अब उस टंकी का जो वेस्ट जो वाटर है वो किसी एक पेड़ में जाता है, वहां पर उसके पास में एक पेड़ लगा होता है, किसी का भी पेड़ हो सकता है। अब लगातार वो पानी उस पेड़ में जाता है, पेड़ में हमेशा पानी भरा रहता है, लेकिन फिर भी उस वो जो पेड़ है वो सूख जाता है। कई बार घर वाले भी बोल देते हैं कि साहब लगातार यदि उसमें पानी जा रहा है फिर भी ये पौधा क्यों सूख गया। अपने को तो पता है कि वहां पर सिस्टम क्या होने वाला है, लेकिन घर वालों को थोड़ी पता है। लेकिन आप समझा सकते हो उनको भी कि वह लगातार पानी भरा हुआ है, मतलब रंध्रावकाश है वहां पर, और उस रंध्रावकाश में लगातार क्या भरा हुआ है, पानी। पानी भरा हुआ, इसका मतलब क्या एब्सेंट है, वायु। अच्छा जी, पौधे को वायु नहीं मिल रही, मतलब रंध्रावकाश में वायु उपस्थित है, जल ही प्रेजेंट है, वहां पर वायु का संचार नहीं हो रहा, मतलब श्वसन की क्रिया क्या हो गई, बंद। श्वसन की क्रिया बंद हो गई तो पौधा ऑक्सीजन कहां से लेगा, लगातार उसको पानी मिल रहा है। अब वायु संचार बंद हो गया तो भाई पौधे की क्या होगी, डेथ हो जाएगी। आपको पानी में डाल दे, आपको ऑक्सीजन नहीं मिले तो भाई अपनी भी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। समझ गए मेरी बात को, नेक्स्ट देखिएगा। अब बात करते हैं सोइल पोरोसिटी क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिएगा, यहां पर मैं दो सोइल के पार्टिकल लेता हूं, ये है सैंड और ये क्या है, क्ले। ये क्या है, सैंड, और ये है क्या, क्ले। अब सैंड में मिट्टी के कणों का आकार होता है बड़ा, और क्ले में मिट्टी के कणों का आकार होता है छोटा। अब मिट्टी के कणों का आकार यदि बड़ा है तो बीच में गैप तो आपको कम मिलेगा, मतलब रंध्रावकाश की संख्या क्या मिलेगी, कम मिलेगी। जैसे मान लो कि एक टेबल, जैसे अपने क्लास में बैठते हैं और एक टेबल पर 5 स्टूडेंट बैठते हैं, कौन, मेरे जैसे भाई, जो मीडियम, जो ज्यादा ना मोटे हैं ना ज्यादा पतले हैं, तो वहां पर 5 बच्चों की सीटिंग है तो 5 बैठ सकते हैं। अब उनके बीच में गैप तो 5 जगह हो गया ना,
लेकिन उसी टेबल पर यदि मोटे वाले तंदुरुस्त लोग बैठा दिए जाएं 3, अब उनमें गैप तो उतना ही है, लेकिन रंध्रावकाश की संख्या मतलब 3 है तो 3 के बीच में 3 ही गैप रहेगा। लेकिन 5 के गैप में कितनी जगह थी? बीच में 5 जगह थी, 5 खाने थे, लेकिन 3 बैठाए तो बीच में कितने खाने मिले? केवल 3 ही मिले। मतलब आकार ज्यादा है, आकार ज्यादा है तो रंध्रावकाश की संख्या कम होगी, और आकार छोटा है तो रंध्रावकाश की संख्या ज्यादा होगी। अब आकार ज्यादा है, अब इसमें पानी देंगे तो पानी तुरंत वापस नीचे चला जाएगा, मतलब पानी रुकेगा नहीं, तो इसकी जलदान क्षमता क्या होगी? कम। लेकिन कले मिट्टी में यदि क्या करते हैं, यदि इसमें पानी डालते हैं तो पानी यहां पर रुक जाएगा, पानी नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि रंध्रावकाश की संख्या ज्यादा है। रंध्रावकाश की संख्या ज्यादा होने से रंध्रावकाश में वो पानी रुक गया, वहां पर ठहर गया, नीचे नहीं जाएगा। लेकिन यहां पर सैंड मिट्टी में यहां पर रंध्रावकाश की संख्या कम है, और कम होने से लगातार पानी कहां चला जाता है? नीचे चला जाता है। राइट, देखिएगा, बात करते हैं पोरोसिटी क्या होती है। भाई पोरोसिटी होती है रंध्रावकाश, जिसको अपन किस में ज्ञात करते हैं? प्रतिशत में ज्ञात करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब बात करें ठोस भाग, ठोस भाग का परसेंट और रंध्रावकाश का परसेंट। ठोस भाग का परसेंट और रंध्रावकाश का परसेंट बराबर कितना हो गया भाई? 100%। मतलब दोनों को मिलाकर ही कितना होता है? 100% होता है। राइट, फिर बात करते हैं कि सॉलिड पार्ट क्या होता है। ठोस भाग का परसेंट क्या होता है? तो BD अपॉन PD इंटू 100। लेकिन यदि अपने को ज्ञात करना है रंध्रावकाश का, किसका ज्ञात करना है? रंध्रावकाश का, तो क्या ज्ञात करेंगे? 100 माइनस BD अपॉन PD इंटू 100। सॉलिड पार्ट का करना है तो डायरेक्ट आएगा, रंध्रावकाश का ज्ञात करना है तो इसमें माइनस कर दे। इसके अलावा अपन और क्या ज्ञात कर सकते हैं भैया जी? 1 माइनस BD अपॉन PD इंटू 100। भाई ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रंध्रावकाश निकालने का सूत्र क्या होगा, तो BD अपॉन PD इंटू 100। मतलब ABCD में B पहले आता है तो ऊपर आ गया, और P बाद में आता है तो नीचे आ गया। राइट, दोनों फॉर्म में आपको याद रखना है दोस्त। डायरेक्ट अपन बात करें तो पोरोसिटी 50% थी, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया। सॉलिड पार्ट था 50% और पोरोसिटी था कितना? 50%। राइट, अब बात करते हैं हम पोर स्पेस की। इसकी बात करेंगे कि कौन सी सॉइल में कितना पोर स्पेस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो बात करते हैं फर्स्ट सैंड। भाई सैंड में होता है यहां पर 40%। सेकंड बात करते हैं यहां पर लोमी, लोमी में कितना होता है? 47। मतलब ये कौन सी मिट्टी है? बालू। और ये कौन सी है? दोमट। कौन सी है मेरे दोस्त? दोमट। नंबर थर्ड पे बात करते हैं यहां पर सिल्ट, कितना होता है भाई? 50%। और यदि क्ले आपको पूछ ले तो क्ले में सबसे ज्यादा होता है 58%। देखो सबसे कम पोर स्पेस किसमें है? सैंड में, और सबसे ज्यादा किसमें है? क्ले में। बिकॉज यहां पर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा किसमें मिलता है? क्ले में ज्यादा मिलता है। और बालू मिट्टी में आपको ऑर्गेनिक मैटर क्या मिलता है दोस्त? कम मिलता है। तो सारा खेल किसका है? कार्बनिक पदार्थ का है सारा का सारा खेल। राइट, चले बात करते हैं क्वेश्चन की। यदि किसी मर्दा की BD इतनी है और PD इतनी है तो रंध्रावकाश कितना होगा? फॉर्मूले में रख दो भाई। फॉर्मूला क्या कहता है? 100 माइनस BD अपॉन PD इंटू 100। राइट, तो देखिएगा BD कितनी है भाई? 100 माइनस 1.33, और PD कितना है भाई? 2.66 इंटू 100। भाई मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कट गया, ये कितना आ गया? 50। 50 में 50 माइनस करोगे तो कितना आ गया? 50%। ये तो स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि भाई रंध्रावकाश 50% होता है, ठोस भाग 50% होता है कंपोजिशन ऑफ सॉइल में। अब बात करते हैं रंध्रों की संख्या का क्रम। तो रंध्रों की संख्या सबसे ज्यादा किसमें थी? क्ले में सबसे ज्यादा थी, और सैंड में क्या थी? सबसे कम। क्योंकि क्ले में ज्यादा क्यों थी? क्योंकि क्ले में क्ले का अंश ज्यादा है, और वहां पर ऑर्गेनिक मैटर भी क्या है? ज्यादा है। तो क्ले, सेकंड पे सिल्ट, और लास्ट में सैंड। लेकिन आकार की बात करें तो मैंने एग्जांपल देखिए बताया था कि एक स्टूल पर 3 विद्यार्थी, उसी पे 5 स्टूडेंट। तो बड़ा आकार किसका है? सैंड का है। बालू मिट्टी का सबसे बड़ा है, और मीडियम है सिल्ट का, और सबसे छोटा किसका है? क्ले का। तो रंध्रावकाश की संख्या तो सबसे ज्यादा क्ले में, लेकिन कणों का आकार सबसे ज्यादा सैंड में होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी छोटी सी जानकारी सोल डेंसिटी के बारे में। मैंने आपको पूर्ण विस्तार से बता दी कहां से क्वेश्चन पुटअप होता है, सूत्र से क्वेश्चन पुटअप होता है, फॉर्मूला भी आपको दे देता है। इसके अलावा यूनिट भी आपको पूछ लेता है कि पार्टिकल डेंसिटी की वैल्यू क्या है, बल्क डेंसिटी की वैल्यू क्या है।
ये वाला टॉपिक ना काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है स्टूडेंट्स की रिक्वायर भी थी कि सर सॉइल डेंसिटी पे एक लेक्चर बनाओ। इसके अलावा एग्रीकल्चर में आपको और कौन से टॉपिक हार्ड लगते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरूर बताइए, उस पर मैं डेफिनेट लेक्चर बनाऊंगा। ये वाला सेशन कैसा लगा आप उसके बारे में भी जरूर बताइए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और अपने सभी दोस्तों को डेफिनेट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।